बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। और जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होते। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे रफ्तार सीरीज के मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां पर पहला होगा एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग एजेंट। आपको याद होगा एक जमाने पहले यानी लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको लिमिटिंग रेंज की डेफिनेशन, लिमिटिंग रेंज क्या होता है, लिमिटिंग रेंज को देखकर कैसे हम प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, सब सिखाया था। अगर तुमने नहीं सीखा तो कसम है बेटा, श्राप दे दूंगा तुम्हें मैं, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगी। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको लिमिटिंग रेंज और लिमिटिंग रेंज की हेल्प से प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह सब मैंने आपको सिखाया था, राइट। अब दूसरी चीज एक और समझिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट में मैं आज को पढ़ाऊंगा आपको परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बोनेट मिक्सचर। आपको याद होगा, अगर आपके पास कोई बुक है मान लीजिए, या आपके पास बेटा जी कोई भी मॉड्यूल है, और उसमें आप ये देखते होंगे कि भाई हमने ना ऐसे क्वेश्चन भी देखे हुए हैं सर, हमने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हुए हैं कि एक इम्प्योर सैंपल है, उसमें 2 कंपाउंड थे, उसमें से हमने उनके घर में आग लगाई, आग लगाने का मतलब हमने गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद कोई गैस निकलकर भाग गई, उस गैस की अमाउंट को देखते हुए यह बताना होगा कि उस इम्प्योर सैंपल में कितने परसेंटेज फलाना था, कितने परसेंटेज ढिमकाना था। कहने का मतलब मैंने ओवरव्यू दिया है कि एक ऐसा इंप्योर सैंपल मिलेगा जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे। आप उसके घर में आग लगाओगे, मतलब सैंपल में आग लगाओगे, गैस निकलकर भागेगी, उसके अमाउंट से आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि उस सैंपल में कितने कितने परसेंटेज कौन कौन से कंपाउंड थे। और मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल, अरे सर बड़े खतरनाक से लगते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बहुत टफ सा लगता है, वहीं पर जाके तो हम फेल हो जाते हैं। बाकी हमें आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, आज का लेक्चर खत्म होने तक, बता रहा हूं मैं, खत्म होने तक तुम एक प्रोसेस मोड में रहोगे, लेकिन खत्म होने के बाद यह तुम्हारा वीक टॉपिक होता है, हो सकता है 80% बच्चों ने पढ़ा भी ना हो, ठीक है, यह तुम्हारा वीक परसेंट हो सकता है या पढ़ा भी ना हो, लेकिन इसमें तुम माहिर बनोगे। और आप चेक करना PYQ इन IIT JEE नहीं, एडवांस, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन में इसने बोला है, भाई साहब, द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट रिएक्ट कंप्लीटली विद 550 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl इज। कहानी यह है, HCl कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, और कहीं ना कहीं HCl की अमाउंट दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ रहा है कि मास कितना होगा। चलो देखते हैं क्या हुआ। जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा HCl के साथ, तो आप लोग जानते हैं एक एसिड एक बेसिक है, तो CaCl2 प्लस के H2O और प्लस के CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए HCl के मैं 2 मोल कर दूंगा। अब रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। याद करो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते थे। आप कहोगे सर बड़ा सिंपल तो समझाया था। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो मैथमेटिकल नंबर होते हैं जो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं, और साथ ही साथ हमें यह इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई भी रिएक्शन किस मोल प्रोपोर्शन में चलती है, राइट। यही बोला था मैंने स्टोइकियोमेट्री के बारे में, हाँ या ना। आपको गया सर, यही बोला था। अब यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, क्या मतलब हुआ इसका भाई, क्या मतलब हुआ। आप कहोगे सर कैसी बात करते, बड़ा सिंपल सी बात है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, तो इसका मतलब तो यह हो जाएगा ना कि 2 मोल HCl रिक्वायर। इस इक्विवेलेंट का मतलब रिक्वायर हो जाता है, अपने हिसाब से नाम चेंज होता है। बस ये समझना कि 2 मोल HCl रिक्वायर, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सही। और आपको मैंने बताया था कि ये जो इक्वेशन है इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ट्रीट करना है। आप लोग क्या करेंगे कि इस 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके चले जाओ। यहां पर क्या बचेगा 1, तो आप लिखोगे क्या कि 1 मोल HCl के लिए 1/2 यानी आधा मोल कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ेगी सर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। अब हम ये देखेंगे कि HCl के एक्चुअल में हमारे पास कितने मोल थे, मैंने देखा
कि भाई ये मेरे पास HCl की कुछ अमाउंट दे रखी है, इसकी वॉल्यूम दे रखी है 50 ml, इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.75। आपको याद होगा मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं, श्राप दे दूंगा अगर भूल गए तो। अभी आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, मोल बराबर आएगा बेटा क्या, मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। मोलैरिटी दे रखी है कितनी, 0.75, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 50। ये क्या है ये मोल। अबे ये मोल कैसे हो जाएंगे, वॉल्यूम दे रखी है ml में, ये मिलीमोल है। क्या है ये, मिलीमोल। तो आप मानोगे मिलीमोल। अब ये है क्या, इनको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, इनको लिखोगे कि सर ये तो हमारे पास मिलीमोल है, इनको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या 1000 से डिवाइड कर दे, हां बिल्कुल करना पड़ेगा। और जब आप यहां पर करोगे तो 0.75 इंटू में 50 बाय 1000 कर दोगे बेटा, ठीक है, 1000 कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ गए, आपके पास मोल्स आ गए। कहा गए, मोल्स आ गए। अब जरा देखो, अब प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। 2 मोल के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत, 1 मोल के लिए 1/2 की जरूरत, और इतने मोल के लिए इतने की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दूं। और हमें यह भी पता है कि जितने से मल्टीप्लाई मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा उतने से ही राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब यह हुआ कि 0.75 इंटू में 50 बाय 1000 मोल ऑफ HCl को रिएक्ट करने के लिए या रिक्वायर 1/2 एज इट इज है, और यही वैल्यू मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दी। 0.75 इंटू में 50 बाय 1000 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके आ गए, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ जाएंगे और हमें इसको वेट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग जानते हैं बेटा, वी नो दैट, क्या, वी नो दैट कि वेट बराबर होता है मोल इंटू में मोलर मास। मैं आपको बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होगा, कार्बन का और ऑक्सीजन का मैं बताऊंगा ही नहीं, अपने आप कैलकुलेट कर लेना। तो मोल मेरे पास कितने आए जरा देखो, मोल मेरे पास आए हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/2 इंटू में 0.75 इंटू में 50 बाय 1000, इतने मोल हैं। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का आता है 100। तो जरा आप क्या करोगे, जरा देखो, 1 2 3 गायब। अब जरा देखो, इसको सोल्व करोगे तो कैसे लिखोगे भाई, इसको लिखोगे तो ये लिख दोगे 5 को 2.5, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे 2.5 की किससे, 0.75 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1.875 ग्राम, 1.875 ग्राम। और आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर मैच हो रहा है, इसी को आप टिक करके आगे बढ़ दोगे। ठीक है भाई, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसके लिए कितने रिक्वायर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो भाई। जैसे आप नोट करोगे तो मैं तुरंत बढ़ जाऊंगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड, वही स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट से रिलेटेड। क्या कहा है इसने बोला है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज 120 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 की रिएक्शन NaOH के साथ कराता हूं, तो हम लोग जानते हैं यहां पर क्या बनेगा, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 और प्लस के 3 मोल बनेंगे हमारे पास शुद्ध निर्मल वाटर के यानी बिस्लेरी वाटर के। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर इसके भी 3 करने पड़ेंगे। बड़ी खतरनाक बात है। अब जरा देखो, रिएक्शन की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या कहती है, कहती है कि 3 मोल NaOH 1 मोल H3PO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या कहती है भाई, कि भाई 3 मोल NaOH रिएक्ट विद कितने, 1 मोल ऑफ H3PO4। बिल्कुल सही बात है, ये हम मान लेंगे। अब आप ये देखो कि जो NaOH की अमाउंट हमें दे रखी है, किस में दे रखी है, ग्राम में। और हम लोग जानते हैं, अगर मैं NaOH की बात करूं तो NaOH का वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 120 ग्राम।
और आप इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट करना चाहो, सोडियम का 23 होता है अगर भूल गए हो तो, ऑक्सीजन का 16 होता है अगर भूल गए हो तो, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो आप जोड़ोगे तो वो भी कितना आएगा, 40 ग्राम पर मोल। अब जैसे आप यहां से मोल निकालोगे तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास 120 डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू 3 मोल आ जाएंगे। यानी हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है कि 3 मोल NaOH को रिएक्ट करने के लिए 1 मोल H3PO4 की जरूरत पड़ती है, और हमने जो अमाउंट ली क्वेश्चन के अंदर वो भी 3 ही मोल थी। तो सीधी सी बात क्लियर हो गया कि हमें 1 मोल H3PO4 की जरूरत पड़ेगी। और हमें क्या करना है, अगर इसका वेट कैलकुलेट करना है तो हम लोग जानते हैं बेटा जी कि वेट ऑफ H3O3, वेट ऑफ H3PO4 बराबर होगा मोल इंटू में मोलर मास। मोल हम जानते हैं 1 है, मोलर मास आप कैलकुलेट करना, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है अगर भूल गए हो तो। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का बेटा जी 16 होगा, और फॉस्फोरस का बेटा जी आपके पास 31 होगा। इसके हिसाब से जब आप मोलर मास रखोगे तो यहां पर 1 इंटू में 98 आप पुट करोगे तो आपके पास 98 ग्राम आएगा, और आप देखोगे ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप हमें बीच बीच में ना होमवर्क भी दिया करो। ठीक है, तो मैंने आज ये सोचा कि कुछ क्वेश्चन अगर थोड़े लेंदी होंगे, कुछ क्वेश्चन अगर टफ होंगे तो उनको मेन पॉइंट तक मैं आपको छोड़ के आऊंगा और बाद का पार्ट आप बताएंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं होमवर्क डाल दूंगा। ठीक है भाई, तो जरा देखिए क्या दिया गया है यहां पर बोला गया है द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml ऑफ H2 at STP ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 विल बी। जिंक का मोलर मास या एटॉमिक मास दे रखा है। मैं आपको एक बात बोलूं, इस क्वेश्चन को देखकर मुझे याद आया है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इस हाइड्रोजन गैस को हाइड कर दे, हाइड्रोजन गैस को वो हाइड कर दे और वो कहे कि कोई गैस निकली थी एक्स, और वो एक्स क्या होगी, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एसिड के साथ कौन कौन सी मेटल, एसिड के साथ कौन कौन सी मेटल रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को बनाएगी। सोच रहा हूं कि ये कहानी भी मैं आपको बताता ही हुआ चलूं, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे ये फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो आप लोगों ने ना 10th क्लास में एक रिएक्टिविटी सीरीज का नाम सुना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज सुना है? बोलो बोलो। आप कहोगे सर सुना तो है लेकिन याद किसी के है किसी के नहीं, और आधे भूल गए हैं। तो आपने मेरे साथ साथ 4-5 वर्ड लगातार बोलते जाओ और आपको सीरीज याद हो जाएगी। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही लोगे। ठीक है भाई, जरा देखो कैसे। मेरे साथ आप बोलेंगे लिकबा। क्या बोला? लिकबा। फिर हम क्या बोलेंगे? सरकाना। क्या बोला भाई? लिकबा सरकाना। फिर मग। लिकबा सरकाना मग। अलमंजनकर। फीकड़ कोनी। सन पब। वो वाला पब नहीं, डिस्को डांस वाला पब माने लेड होता है यहां पे। ठीक है भाई, डिस्को डांस वाला नहीं है। सन पब। हकू। हज पट्टू। फट्टू नहीं है। ठीक है, प्लीज कुछ वर्ड्स है जिनको आप लिखेंगे वो क्या होंगे, इधर देखिए, हिंदी के वर्ड होंगे। लिकबा। लिकबा। सरकाना मग। उसके बाद क्या होगा? अलमन जनकर। अलमन जनकर। फीकड़ कोनी। फीकड़। हरियाणा वाले समझते हैं कोनी का मतलब क्या होता है। अबे ना होता, कोनी वाली थोड़ा ना होती है। ठीक है, कोनी। उसके बाद सन पब। सन पब। हक्कू। हज अज पट्टू। ठीक है भाई, ये प्लीज समझिएगा। अब जरा देखो, ली का मतलब होता है लिथियम, ये प्लीज समझिएगा। का मतलब होता है पोटेशियम, और बा का मतलब होता है बेटा जी बेरियम। अब सर का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्सियम। का मतलब क्या होगा? कैल्शियम। ना का मतलब क्या होगा आपके पास? सोडियम। मग का मतलब होगा बेटा जी मैग्नीशियम।
एंड देन उसके बाद अलमंजन का मतलब, बोर्ड छोटा पड़ गया, इधर इधर लिख रहा हूं, समझ में आई बात? तो आप क्या लिखोगे इधर, अलम का मतलब एल्यूमिनियम, मन का मतलब मैग्नीज, जन का मतलब जिंक, जन का मतलब ये जान, समझ रहे हैं, मेरे मन में तुम्हारी जान बसती है, इसीलिए अलमन जन कर दिया मैंने, ठीक है। इधर देखो क्या बोला मैंने यहां पर, जन, जन के बाद कर, कर का मतलब सी आर, और फी का मतलब एफ फी, कड़ का मतलब कैडमियम, को का मतलब कोबाल्ट, नी का मतलब निकल, सन का मतलब टिन, पब का मतलब लेड, ठीक है भाई, सन पब, हक्कू का मतलब हाइड्रोजन, का मतलब कॉपर सीयू, हज का मतलब आपके पास मरकरी, अज का मतलब आपके पास एजी, और पीटी का मतलब ऊषा, यानी पट्टू का मतलब होगा प्लेटिनम एंड गोल्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हाइड्रोजन को आप फोकस करना, इस हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी मेटल होंगी, इस हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी मेटल होंगी वो ज्यादा रिएक्टिव ही होंगी, ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन से। तो वो क्या काम करेगी कि कोई भी मेटल अगर आपके पास आती है और H2SO4 या एसिड के साथ रिएक्शन करती है, किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तो यहां पर क्या बनाएगी, सॉल्ट और प्लस के हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई, हाइड्रोजन गैस, ये बात ध्यान रखनी है हमें। अब यहां पर जिंक दिया हो तो आप जिंक मान लो, अगर यहां पर आयरन होता तो आयरन मानते, सोडियम होता तो सोडियम भी मानते, ठीक है भाई। तो यहां पर ये रिएक्शन ये वाली है कि आपके पास क्या करना है, ये 3-4 चीज लाइनें याद रखनी है, 3-4 वर्ड हैं, मतलब 10-11 वर्ड हैं, लिकबा सरकाना मग अलमन जनकर फीकड़ कोनी सन पब हक्कू हज अज पटू, बस। और आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल क्या करेंगी, एसिड से सॉल्ट बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगी, ठीक है, ये बात याद रही। अब जरा देखो क्या कहा है इसने बोला है कि द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml ऑफ H2HTP ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4, जरा देखिए, ये कह रहा है कि भाई मेरे पास ना, मैंने जिंक की रिएक्शन किसके साथ करी, H2SO4 के साथ, और यहां पर हमारे पास एक सॉल्ट बना जो होगा हमारे पास ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर लिबरेट हो गई। आप मुझे बताइए इस रिएक्शन में क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है? आप कहोगे सर बिल्कुल ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। आप मुझे बताइए यहां पर जिंक का और हाइड्रोजन का जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है? आप सोचोगे सर यहां पर भी 1 लिखा हुआ है और यहां पर भी 1 लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल H2 के लिए 1 मोल जिंक की जरूरत पड़ी होगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा इस तरीके से कि 1 मोल ऑफ H2 कम्स, या आती है, लिबरेट होती है, व्हेन 1 मोल जिंक कंज्यूम्ड, जब 1 मोल जिंक कंज्यूम हुआ। यह आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बना के चलनी है। अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन के लिए उसने वॉल्यूम दे रखी है एसटीपी पर, और आपको एक तरह से अगर हाइड्रोजन के मोल पता लग गए तो आप जिंक के मोल भी कैलकुलेट कर लोगे। और आप देखोगे बेटा यहां पर आप देखोगे कि हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एट एसटीपी क्या होता है भाई, V बराबर होता है 22400 इंटू में N, और ये वैल्यू होती है ml में। आप V को ml में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे 224 इक्वल टू 22400 इंटू में N, मोल कैलकुलेट कर लेना। अब आप कहोगे सर ये तो वंजा में कैलकुलेट हो गया, ये 100 टाइम में हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी आएगी 0.01, राइट और रॉन्ग? तो हमारे पास कितने मोल आ गए H2 के? आप कहोगे सर 0.01 आ गए हैं, सिंपल वे में बिल्कुल 0.01 आ गए हैं। तो आपको पता है कि 1 मोल के लिए 1 मोल जिंक की जरूरत पड़ी होगी, तो आप लिखोगे कि 0.01 मोल H2 कम्स, कब आएगी बेटा जी, when 0.01 मोल ऑफ जिंक कंज्यूम्ड, और हमें यहां पर जिंक के मोल भी आ गए हैं। ध्यान से देखना, जिंक के क्या आ गए, मोल आ गए। जिंक क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है भाई, एटॉमिक फॉर्म में है। तो अगर मैं उसका वेट कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या फॉर्मूला होगा जिंक के लिए बेटा जी, वेट बराबर होगा मोल इंटू में ग्राम एटॉमिक मास। मोल दे रखा है हमारे पास कितना 0.01, यहां पर वैल्यू कितनी दे रखी है एटॉमिक मास की बेटा जी 65। आप जैसे ही 65 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, बोलो बोलो। आप कहोगे सर हमारे पास आएगी 0.65 ग्राम।
हमारे पास कितनी आएगी 0.65 ग्राम। और आप जल्दी सोचकर बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। तो आप कहोगे भाई ऑप्शन नंबर बी, इसको हमें टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। यह भी एप्लीकेशन आपकी लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड ही थी, स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड ही थी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और इसने बोला गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्शन आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी जब आप बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, carbon dioxide and water. If 2 mole of sodium bicarbonate is completely decomposed, how many mole of sodium carbonate is formed? प्लीज समझिएगा रिएक्शन आपके सामने क्या होगी। मैं आपको बैलेंस करके दूंगा। NaSCO3, जब आप इसको हीट करोगे, इसके घर में आग लगाओगे, तो ये कन्वर्ट होगा बेटा जी Na2CO3 में, प्लस के CO2 में और प्लस के H2O में, और आप देखोगे कि रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब मैंने आपको इक्वेशन दिखा दी है भाई, लेकिन क्वेश्चन में सारी वैल्यू दे रखी है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ना मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, नहीं तो पूरी केमिस्ट्री खराब हो जाएगी अगर तुमने सही आंसर नहीं दिया इसका। ठीक है भाई, रिएक्शन मैंने लिख दी है। अमाउंट आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का 0.2 यहां पर दे रखा है, उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बताना है कि सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स बनेंगे। ठीक है भाई, तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब मेरा कहानी अलग है और यह कहानी है टास्क फॉर आईआईटी एडवांस्ड। अब प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल कान खुले, दिमाग बोर्ड पर। ठीक है भाई, आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां पर कुछ मेटल के कार्बोनेट्स के बारे में बात करूंगा, कुछ मेटल्स के कार्बोनेट, सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ मेटल कार्बोनेट। जरा देखिए, अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूं, एल्कली मेटल के कार्बोनेट कौन से होंगे? Li2CO3, उसके बाद Na2CO3, उसके बाद K2CO3, उसके बाद Rb2CO3, उसके बाद SeS2CO3। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास क्या होगा? बेरियम कार्बोनेट, देन हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे पास क्या होगा बेटा? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, एंड देन हमारे पास होगा बेरियम कार्बोनेट। प्लीज समझिएगा, बहुत सारे कार्बोनेट के बारे में बताऊंगा मैं। अब ये तो एल्कली मेटल की बात करी और ये मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करी, यानी एस ब्लॉक की बात करी। अगर मैं डी ब्लॉक का भी कोई मेटल लेना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि डी ब्लॉक वाले कौन से हो गए? कॉपर कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, मैग्नीज कार्बोनेट, ठीक है, कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए आप, लेड कार्बोनेट, PbCO3, और आपका मन जो भी करे वो कार्बोनेट लीजिए, सिर्फ दो को छोड़कर। वो कौन कौन से होंगे जरा मैं आपको बता देता हूं। एक तो होगा HgCO3 और दूसरा होगा AgCO3। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर ये चार, देखना प्लीज, अलग अलग चीजें लिख रहा हूं मैं। ये चार जो मैंने यहां पर आपको चार दिखाए हैं, एल्कली मेटल के कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज नहीं होते इजिली। ठीक है भाई, वो अलग बात है कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ इसका एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, तो जब आपका सामने कोई भी न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से और वहां पर Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CH2CO3 लिखा होगा, तो आपको यह मानना पड़ेगा दे डू नॉट डिकम्पोज, दे डू नॉट डिकम्पोज, ये बात ध्यान रखनी है। और आपके पास जो अदर मेटल कार्बोनेट होंगे, अदर मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ? चाहे आप इनमें से कोई भी कार्बोनेट चूज करिए जो आपका मन करे, कोई भी कार्बोनेट। जैसे अगर आप CuCO3 की बात करते हैं, आप इसको गर्म करना तो ये जितने भी मेटल कार्बोनेट होंगे ये अपने ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इसमें से CO2 निकाल दूं बेटा, तो क्या बचेगा हमारे पास? CuO, तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर वहां पर कहीं पर भी लिखा होगा FeCO3, तो आप इसको गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? FeO प्लस के CO2, राइट।
अगर वहां पर लिखा होगा MnCO3 तो आप इसको गर्म करोगे तो यहां पर बनेगा MnO प्लस के CO2। अगर कहीं पर लिखा है PbCO3 और वहां पर गर्म करने के लिए बोला है तो आप लिखोगे PbO और CO2। सब डिकम्पोज हो जाएंगे, सारी मेटल के डिकम्पोज हो जाएंगे बेटा कार्बोनेट, सिर्फ इन 4 कार्बोनेट को छोड़कर। इन 4 कार्बोनेट को आपको डिकम्पोज नहीं करना है, ध्यान रखनी है ये बात, बाकी आप कार्बोनेट कर देना। आगे बताता हूं, आगे बताता हूं। बात करते हैं मरकरी कार्बोनेट की और सिल्वर कार्बोनेट की। जब आप इनको गर्म करोगे ना, जब आप इनको गर्म करोगे बेटा तो डिकम्पोज तो ये भी होंगे। डिकम्पोज होंगे कैसे? ये पहले तो होंगे HgO प्लस के CO2 में और यहां पर Ag2O और CO2 में। अब मैं आपको बताऊं इनके जो ऑक्साइड्स हैं मरकरी कार्बोनेट के और सिल्वर कार्बोनेट के, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं मैं, 10 15 20 की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, मेटलर्जी वाले चैप्टर से रिलेटेड भी है। इनके ऑक्साइड खुद में बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं और जब ये बहुत हाईली अनस्टेबल होंगे तो यहां से इनके अंदर से ऑक्सीजन निकलकर बाहर चली जाएगी, यहां से भी और यहां से भी। तो होगा क्या कि ये जो आपके पास कार्बोनेट होंगे, ये जो कार्बोनेट होंगे यहां पर इसको ऐसे करेंगे कि जो HgO था उसको Hg को अलग लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी थी और जो ऑक्सीजन था वो O2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सेम यहां पर भी अगर आप देखोगे तो Ag अलग हो जाएगी बेटा जी और यहां पर CO2 अलग हो जाएगी और साथ में 1/2 O2 आप बाहर निकाल देना। अब यहां पर देखो इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। IIT JEE के पेपर में आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन में से ये कहेगा कि बताइए वो कौन सा कार्बोनेट है जो गर्म करने पर इजीली डिकम्पोज नहीं होगा। तो जरा देखो 3 ऑप्शन हो सकता है कि इन सब में से कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो और एक ऑप्शन आपके पास इनमें से कोई दे रखा हो। तो आप समझ जाना कि ये 4 कार्बोनेट ऐसे हैं जो गर्म करने पर इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे। समझ में आई बात? दूसरी बात समझिएगा, अब एक क्वेश्चन ये बना सकता है कि 4 कार्बोनेट लिख देगा, वो कहेगा कि किसका डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, किसका डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब जरा देखो अगर मैं कभी भी किसी भी कार्बोनेट की बात करूं, इनका तो डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं, इनकी बात करता हूं, तो आप ये देखेंगे कि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपने निकालना सीख लिया हो कहीं पर, तो आप देखोगे कॉपर का यहां पर +2 होता है, कार्बन का यहां पर +4 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। आप यहां पर भी कैलकुलेट करके देखना, कॉपर का इधर भी +2 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, कार्बन का यहां पर +4 और -2, यानी किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इन सारी की सारी मेटल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सेम रहेगी। और हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सेम रहती है तो उन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन हम नहीं कहते, राइट। लेकिन सिर्फ स्पेशल ये 2 अलग केस हैं, ये 2 अलग केसेस को मैंने अलग से याद करवाया। क्या बोला? इनके कार्बोनेट में अगर इस रिएक्शन के अंदर आप मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, देखो क्या होगा, यहां पर निकलेगी +2, मतलब मरकरी पर चार्ज आएगा +2, और जब वो एलिमेंटल स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में होगा, तो क्या हो गया उस पर 0। हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात। यहां पर ऑक्सीजन कितना है -2 और यहां पर ऑक्सीजन कितना होगा एलिमेंटल स्टेट में 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जाने पर रिएक्शन में कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गई, और यदि वो चेंज हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई भाई। तो ध्यान रखना है, अगर कभी ये क्वेश्चन वो कर दे, 4-5 कार्बोनेट ऑप्शन दे दे और वो कहे कि बताइए कौन सा कार्बोनेट है जिसको गर्म करने पर उसका डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो अब आप इन दोनों को टिक करेंगे। कार्बोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं। क्या समझाया मैंने? फिर से देखिए, ये 4 कार्बोनेट इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे, बाकी सारे कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट ले लो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3, कोई भी कार्बोनेट ले लो, आप गर्म कर दो। गर्म करने के बाद उस मेटल का ऑक्साइड और CO2 बनाना है, सिर्फ इन 2 को छोड़कर। ये दोनों इनके जो ऑक्साइड होंगे वो खुद में अनस्टेबल होंगे और वो मेटल में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, कोई भी कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, वो कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों वाले केस में आप कहोगे कि ये दोनों के दोनों रिएक्शन रिडॉक्स होगी। इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। ये IIT एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें पता होगी तब तुम देखो चुटकी में कैसे कैसे क्वेश्चन कर लेते हो। चलो देखते हैं।
अब बढ़ते हैं भाई उन क्वेश्चंस की तरफ जहां पर हमारी सिट्टी पिट्टी गुल होती है। पहले मैं आपको एक बताऊंगा, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन समझाऊंगा, और यदि आपको यह इलस्ट्रेशन समझ में आ गई तो मैं गारंटी देता हूं आगे के सारे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। आपको क्या मानना है कि भाई मेरे पास ना, सर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इंप्योर सैंपल है, ये जो है मेरे पास एक इंप्योर सैंपल है जिसमें मैंने दो कंपोनेंट मिलाए। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है भाई, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपके पास एक सैंपल होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे। और एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने एक लिया Na2CO3 और दूसरा लिया मैंने MgCO3। पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि इन दोनों कार्बोनेट में से कौन सा कार्बोनेट है जो गर्म करने पर डिकम्पोज नहीं होगा और कौन सा कार्बोनेट है जो डिकम्पोज करने पर गर्म हो जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा, सॉरी गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाएगा। आप कहोगे सर जय वाला डिकम्पोज हो जाएगा और जय वाला डिकम्पोज ना होगा, यह बात क्लियर है। चलो ठीक है, माना मैंने इसके घर में आग लगाई, इनके घर में आग लगाई, घर में आग लगाने के बाद वो कहता है कि एक गैस थी, एक गैस थी, ऐसे भागी, ठीक है भाई, किसने, मिल्खा सिंह को भी पीछे कर दिया। ये बिल्कुल मिल्खा सिंह बन गई भाई, भाग गई ये गैस। अब आप समझिएगा, आप लोगों को क्या करना होगा, उस क्वेश्चन के अंदर जो इंप्योर सैंपल है या कह लीजिए जो मिक्सचर है, मिक्सचर दिया होगा, मिक्सचर में टोटल मास ये गिवन होगा, निकलने वाली गैस की अमाउंट ऑफ गैस ये गिवन होगी, समझिएगा, सब गिवन होगी। आपको कैलकुलेट करना होगा इनके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो परसेंटेज है, जो एक तरह से प्योरिटी है, वो कैसे है। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग ये समझिएगा कि Na2CO3 का आप कुछ कर नहीं सकते, जो भी डिकम्पोज होगा, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम कार्बोनेट ही है, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ तो आप उसको लिख दोगे MgO प्लस के CO2, ये गैस होगी, ये जानते हैं सॉलिड है, ये जानते हैं हम सॉलिड है। जब इसको हम कंप्लीट डिकम्पोज करेंगे तो ये इसको बेसिकली जब गैस निकल जाएगी तो बचा हुए भाग को हम रेसिड्यू कहते हैं, तो उसको हम रेसिड्यू भी बोलते हैं बेटा जी, MgO मतलब ऑक्साइड के सॉलिड को। ये CO2 निकल गई, इसकी अमाउंट दे रखी है। आप दोनों क्या करोगे भाई, आप लोग देखोगे कि सर इसकी जो अमाउंट दे रखी होगी, हम सबसे पहला काम होगा CO2 के मोल कैलकुलेट करना। अगर हमने CO2 के मोल कैलकुलेट कर दिए तो हम इसकी स्टोक्योमेट्री को कंपेयर करते हुए मैग्नीशियम कार्बोनेट की स्टोक्योमेट्री से कंपेयर कर लेंगे। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल निकलकर बाहर चले गए, है ना भाई, तो आप क्या कहोगे कि सर अगर 2 मोल निकलकर बाहर चले गए तो हम इस स्टोक्योमेट्री कह सकते हैं कि 1 मोल CO2 कम्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट और 2 मोल ऑफ CO2 कम्स फ्रॉम 2 मोल ऑफ MgCO3। तो एक तरीके से MgCO3 के मोल आपको पता लग जाएंगे। जब आपको बेटा जी MgCO3 के टोटल मोल पता लग जाएंगे तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करने पर इसका मास भी आ जाएगा, हाँ या ना। आपको के सर सही बात है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास निकाल लेंगे, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर मास आपने निकाल दिया, टोटल मास आपको दे रखा होगा। अरे बोर्ड मास लेवल का तो गणित आता ही है तुम्हें, आप टोटल में से इसका माइनस कर देना तो Na2CO3 का भी मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। इसी अप्रोच के साथ हम हर एक क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और देखते हैं वो होते हैं कि नहीं होते। देखो मैंने क्या बताया था, ये IIT एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, जेई में नहीं आते, मैं पहले बोल देता हूं, एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टफ नहीं है। सिर्फ क्या चीजें ध्यान रखनी है कि ये चार कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होंगे, जितने भी मेटल कार्बोनेट होंगे सब डिकम्पोज हो जाएंगे उनके ऑक्साइड में और CO2 में, 2 को छोड़कर। वो 2 हमारे पास ये लिखे हुए हैं अलग से। मैंने आपको यह भी बताया कि सबका डिकम्पोजिशन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है और इनका डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब बस फिर मैंने इलस्ट्रेशन समझाई कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के अंदर मिक्सचर का टोटल मास दे रखा होगा या इंप्योर सैंपल का टोटल मास दे रखा होगा। अब सर समझिएगा, उससे कोई गैस निकलकर भागेगी मिल्खा सिंह की स्पीड से,
उसको हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ गैस गिवन होगी उससे हम जो गैस होगी जैसे CO2 या कोई भी गैस होगी उससे उसके मोल निकाल लेंगे। उसके मोल से मैग्नीशियम कार्बोनेट या जो भी कार्बोनेट डिकम्पोज हो सकता हो तो डिकम्पोज कार्बोनेट का मास आ जाएगा। फिर टोटल में से माइनस करेंगे तो अनडिकम्पोज कार्बोनेट का मास आ जाएगा। फिर हम परसेंटेज निकाल लेंगे। बड़ा सिंपल है। तो जरा देखो भाई, बढ़ते हैं आगे। इसी अप्रोच को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसने क्या कहा, इसने बोला कि मेरे पास एक सैंपल है, 10 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 0.44 ग्राम ऑफ CO2. What was the percentage of Na2CO3 and CaCO3 in the given sample? क्या समझाया मैंने, अप्रोच कैसे लेके चलनी है कि सर हमारे पास एक मिक्सचर है, हमारे पास एक मिक्सचर है किस किस का, सर Na2CO3 का और CaCO3 का। आपको बस ये पहचानना है कि कौन सा कार्बोनेट डिकम्पोज होगा और कौन सा नहीं होगा। और यहां पर कहा है आपने सर Na2CO3 तो डिकम्पोज नहीं होगा, CaCO3 डिकम्पोज हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर कौन सी रिएक्शन होगी यहां पर कि सर CaCO3 जब गर्म करते हैं तो CaO प्लस के CO2 बनती है। और हमें पता है कि जो टोटल गैस का इसका टोटल सैंपल का मिक्सचर है वो हमारे पास 10 ग्राम दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। और निकलने वाली गैस का वेट भी दे रखा है कितना, आप कहोगे सर 0.44 ग्राम। मैंने कहा भाई ये भी बहुत बढ़िया यार, गजब बात कर रहे हो तुम तो। अब जरा देखो प्लीज, 0.44 ग्राम। अब जरा देखो बेटा, आप कहोगे भाई 0.44 ग्राम हो गई सर, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताओ अगर मुझे मोल कैलकुलेट करने हो CO2 के तो वो कितने होंगे। भाई मुझे पता है कि जो मोलर मास है CO2 का वो भी 44 ग्राम पर मोल ही होगा। और मैं मोल अगर कैलकुलेट करना चाहूं गिवन मास बाय मोलर मास वाले फॉर्मूले से तो 0.44 डिवाइड बाय 44 इक्वल टू 0.01 मोल आएगा कि नहीं आएगा, बोला हाँ या ना। आपको कि सर बिल्कुल सही बात है, CO2 के मोल हमने कैलकुलेट कर लिए। अब जरा आप स्टोइकियोमेट्री देखिए इस रिएक्शन में। अब ये बैलेंस इक्वेशन है, यहां पर क्या दिया हुआ है 1 मोल यानी 1 लिखा हुआ है और यहां पर भी क्या है 1 मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यह हुआ ना भाई कि 1 मोल ऑफ CO2 comes from 1 मोल ऑफ CaCO3। ये बात तो क्लियर है आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। आप ये देखिए कि आपके पास CO2 के कितने मोल थे, सर 0.01। आप इस 1 को 0.01 कब बना सकते हो, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लोग क्या करोगे कि 0.01 मोल ऑफ CO2 को चाहने के लिए, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई आपने लेफ्ट में करी उतने से राइट में भी करनी पड़ेगी, तो आप कहोगे कि सर 0.01 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें चाहिए। बात समझ में आई, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल हमारे पास आ गए। अब क्या जानते हैं हम लोग कि सर अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना हो तो मास का फॉर्मूला होता है मोल इंटू में मोलर मास। और मैं आपको बताऊं कि जो मोलर मास होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 ग्राम पर मोल होता है। इवन आपको ना धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे मोलर मास, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है और कैल्शियम का 40 है। आप सॉल्व कर लेंगे हाँ या ना, अरे कर लेना यार। इधर देखो 0.01 इंटू में 100 सॉल्व करने के बाद 1 ग्राम आया कि नहीं आया। आप कहोगे सर चमत्कार हो गया, ऐसे क्वेश्चन से हमारी सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती थी, बड़े सिंपल तरीके से कर दिया आपने तो। और ऐसा मायने नहीं, ऐसा तुम भी करोगे, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया हमारे पास 1 ग्राम। जल्दी से बताइए कि वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा, वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा। आप कहोगे सर टोटल मिक्सचर का जो वेट था, टोटल वेट वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ Na2CO3 प्लस, क्योंकि मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, और CaCO3 मिक्सचर का वेट दे रखा था 10, ये हमारे पास वेट ऑफ Na2CO3 प्लस वेट ऑफ ये दे रखा है 1 ग्राम। आगे मैं क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा,
बस इतना ही करवा सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज, दोनों का मास पता लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि Na2CO3 का 90% एंड 10% ऑफ CaCO3। भाई आंसर बोल दिया मैंने भाई, कैलकुलेट कर लेना खुद से और मुझे आंसर दे देना कहां पर, चैट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे का जो पार्ट होगा, रेस्ट इज योर होमवर्क। बात समझ में आई? अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आप लोगों ने ये सीख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए क्या है, फिर से समझिएगा। इसने बोला 150 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ CaCO3 गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, ऑन हीटिंग कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 इन द गिवन सैंपल। मतलब इंप्योरिटी को हमने ये मान लिया कि इंप्योरिटी ऐसी होगी जो आपके पास इस CaCO3 को इंप्योर भी बना रही होगी और साथ साथ में वो गर्म करने पर डिकम्पोज नहीं होती होगी, क्योंकि इसने खुद ही बोला कि इंप्योर CaCO3 है जिसको खुद गर्म करने पर CO2 बन रही है। अब आप समझिएगा, जो टोटल मिक्सचर हुआ, यहां पर पहले आपको क्या रूल बनाना है, पहले एक बॉक्स बनाना है कि सर ये हमारे पास मिक्सचर होगा किसका, इंप्योरिटी प्लस CaCO3। आपको यह सोचना है कि अगर मैं यहां पर हीट कर दूं तो हीट करने के बाद कौन सी स्पीसीज का डिकम्पोजिशन होगा। आप कहोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और जब कैल्शियम कार्बोनेट का आप डिकम्पोजिशन करोगे तो कैसे लिखोगे इक्वेशन कि सर CaCO3 को गर्म करने पर यह सॉलिड पार्ट CaO सॉलिड में कन्वर्ट होगा और CO2 गैस में कन्वर्ट होगा। यह रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, और यदि यह रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है तो हम लोग जानते हैं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से आया होगा। यहां पर 44 ग्राम CO2 दे रखा है, वेट लिखना है आपको, मोल कैलकुलेट करने हैं, उससे क्या आएगा CaCO3 के मोल आ जाएंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वेट आ जाएगा। हमें प्योरिटी कैसे निकालनी होती है, परसेंटेज कैसे निकालनी होती है कि वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू में 100। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे, सर प्लीज हमें होमवर्क दिया करिए, सर हमें डीपी वर्क दिया करिए। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप अल्फा क्वेश्चन मान लेना, अल्फा, और चैट बॉक्स में मेंशन करना कि सर क्वेश्चन अल्फा का आंसर ये है। ठीक है भाई, क्वेश्चन अल्फा का आंसर ये है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इसको कर रहे हो। तरीका मैंने आपको बताया, तरीका बस वही याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। आगे बढ़िए भाई, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स विच कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। कौन सा कार्बोनेट होगा जिसको गर्म करने पर आसानी से वो डिकम्पोज हो जाएगा। जरा देखिए, एल्कली मेटल के कार्बोनेट लिथियम को छोड़कर कोई डिकम्पोज नहीं करेंगे, जैसे Na2CO3, सर नहीं, डिकम्पोजिशन नहीं करना है। सी K2CO3 नहीं करेंगे, CS2CO3 नहीं करना है। कौन होगा, सर एल्कली मेटल के कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं, और इसी को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो भाई, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन, जैक टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 ग्राम ऑफ एन इंप्योर सैंपल ऑफ CaCO3 on treatment with excess HCl produces 0.088 gram CO2. What is the purity of CaCO3? प्लीज समझिएगा, इस बार क्या किया आपने, हीट नहीं किया, इस बार आपने हीट नहीं किया, किसी के साथ रिएक्शन कराई। अब जरा देखो, आपको क्या मान के चलना है कि भाई एक ऐसा मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर का जो टोटल वेट है, वेट ऑफ मिक्सचर, वो हमारे पास 4 ग्राम है, ऐसे मान लेंगे। आप कहोगे इसके अंदर सर इंप्योरिटी भी है प्लस CaCO3 भी है। मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HCl के साथ। आप मुझे बताइए HCl के साथ कौन जाएगा, बोलो बोलो। आप कहोगे सर
HCl के साथ तो ये चला जाएगा, इसका बहुत मन है HCl के साथ जाने के लिए, तो चला गया भाई ये गया। जाने के बाद इसने रिएक्शन करी क्या, CaCO3 प्लस के, CaCO3 प्लस के, आप ये रिएक्शन लिखेंगे 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस बिस्लेरी वाटर H2O एंड प्लस CO2। ये रिएक्शन हुई भाई। और इसने कहा कि ये बैलेंस इक्वेशन है, इस बैलेंस इक्वेशन में जो वेट ऑफ CO2 है वो दे रखा है, वेट ऑफ CO2 दे रखा है 0.88 ग्राम, ऐसा दिया हो। ठीक है, आप जरा सोचना कि यार बात तो सही है, बात तो सही है, अगर मैं CO2 के मोल निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे निकालेंगे जरा देखो, आप कहोगे सर मोलर मास जो होता है ना CO2 का वो 44 होता है, 44 ग्राम पर मोल होता है। यदि आप मोल कैलकुलेट करना चाहो तो यहां पर दे रखा गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 0.88 डिवाइड बाय 44, सॉल्व करने पर 0.02 आ जाएगा, हाँ या ना? आपको सर बात तो ठीक है। अच्छा देखो, कोई भी बैलेंस इक्वेशन हो, क्या इंफॉर्मेशन देखिए स्टोकियोमेट्री क्या बताती है हमें कि सर ये जो मैथमेटिकल नंबर है ये बताते हैं कि कितने मोल प्रोपोर्शन में कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करता है या फिर कितने मोल प्रोपोर्शन में कोई प्रोडक्ट बनता है। अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान लेंगे, यहां पर कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ सर कि 1 मोल CO2 comes from 1 मोल ऑफ CaCO3। यह बात क्लियर है सर, इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं हटेगा तो ठीक है भाई, नहीं मत हटना। अब जरा देखो, अब मुझे बताओ कि इस 1 मोल को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 0.02 मोल में। तो मैं क्या काम करूंगा, 0.02 मोल को मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, और जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैथ का रूल है, मैथ का रूल है बे। अरे सर जितने से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करोगे उतने से ही राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि 0.02 मोल ऑफ CO2 के लिए 0.02 मोल ऑफ CaCO3 की जरूरत पड़ेगी। मोल आ गए अपने पास, किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। मोलर मास हम जानते हैं 100 ग्राम पर मोल होता है, बार बार इसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे अगर मैं यहां से अगर मैं निकालना चाहूं मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्योर का, तो कितना आएगा, मोल इंटू में मोलर मास। मोल मेरे पास 0.02, मोलर मास 100 होगा, सॉल्व करने पर 2 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे कर लो। और यदि आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 निकालना हो, तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ CaCO3 प्लस मास ऑफ मिक्सचर यानी टोटल मास इनटू में 100। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ऊपर लिखोगे, 4 नीचे लिखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% आएगा ना आंसर। तो ठीक है भाई, तो यहां पर सॉल्व करके वैल्यू पुट कर लेना, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, चेक कर लेना तुम्हारा भी यही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो 50% आंसर आएगा बेटा। तो आई होप आप लोगों को यह तरीका या इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे और टफ भी पढ़ेंगे, और आगे टफ भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। आगे देखो भाई क्या क्वेश्चन दे रखा है। यह क्वेश्चन में कह रहा है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू द रिएक्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है, इफ 0.3 मोल ऑफ जिंक आर एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग 0.05 मोल ऑफ HCl, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर प्रोड्यूस। इस बार क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का है, इस बार दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट दी है उसने, दोनों के मोल दे रखे हैं, और हमें निकालना है क्या, अमाउंट ऑफ H2 यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। याद करो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको कौन सी लाइन बताई थी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग एजेंट, इज डिपेंड ऑन लिमिटिंग एजेंट। तो पहले तो इन दोनों में से ये जानना पड़ेगा कि लिमिटिंग एजेंट कौन है। चलो देखते हैं। जब मैं ये रिएक्शन कराने गया तो मैंने देखा कि भाई जिंक सॉलिड ने रिएक्शन करी
2HCl के साथ, और यहां पर क्या बना, ZnCl2 प्लस के H2 गैस। ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन कहती है यहां पर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल जिंक को रिएक्शन करने के लिए 2 मोल HCl की जरूरत पड़ेगी, या फिर 2 मोल HCl को रिएक्शन करने के लिए 1 मोल जिंक की जरूरत पड़ेगी। अब हम ये देखते हैं कि भाई क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा दे रखा है कि सर मेरे पास ना जिंक के 0.30 मोल हैं, मैं आपको बता दूं, और इसने कहा मेरे पास 0.52 मोल HCl के भी हैं, 0.52 मोल HCl के भी हैं। अब जरा देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड वाले रूल से जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हम मैथमेटिकल वो बनाएंगे रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन क्या कहेगा? मैथमेटिकल रिलेशन कहेगा कि सर 1 मोल जिंक को रिएक्शन करने के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे लिख ले। अब इस 1 मोल जिंक को मेरे पास है 0.3, तो 0.3 कैसे कन्वर्ट करूंगा? जब मैं इस 1 की मल्टीप्लाई 0.3 से करूंगा तभी तो हो पाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और मैथ का रूल कहता है कि जो भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट में भी करनी पड़ेगी। चलो करके देखते हैं भाई। मैंने देखा कि 0.3 मोल जिंक को रिएक्शन करने के लिए 2 पहले से लिखा था, 0.3 मोल HCl की आवश्यकता पड़ेगी। जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 0.3 से करूंगा क्या वैल्यू आएगी? बोलो बोलो। आप कहोगे सर ये आएगी 0.6। क्या आएगी ये? 0.6। और जरा देखो यार, अगर ये वैल्यू 0.6 मोल आ गई और हमारे पास हमने देखा कि HCl के हमारे पास 0.52 मोल है, इसका मतलब 0.52 छोटा है 0.6 से, जितने की जरूरत पड़ेगी HCl उससे कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? सोच के देखो। आप कहोगे सर लिमिटिंग रिएजेंट हुआ हमारे पास HCl, तो यहां पर मैंने लिख दिया बेटा जी Lr। और आपको अब ये बताना है कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितनी बनेगी, कि हाइड्रोजन कितने मोल बनेंगी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस। तो जरा देखिए, जब कभी भी आपको प्रोडक्ट की अमाउंट निकालनी हो तो आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट की स्टोइकियोमेट्री देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाइए। क्या बनाओगे कि सर 2 मोल HCl गिव्स 1 मोल H2। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आसान करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा 1 ही बनाते हैं, तो 1 कब आएगा? जब ये 2 उधर मल्टीप्लाई करके चला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा कि सर 1 मोल HCl के लिए 1/2 मोल ऑफ H2 की जरूरत पड़ी। मेरे पास कितने HCl के मॉलिक्यूल थे या मोल थे जो खर्च हो गए? आपको कि सर 0.52 मोल थे आपके पास, तो मैंने लिखा कि 0.52 मोल HCl जब खर्च हुए होंगे तो 1/2 इंटू में 0.52 मोल ऑफ H2 ये बने होंगे कि नहीं बने होंगे? और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे मेरे देवताओं सुनो, जो H2 के मोल आएंगे वो 0.26 मोल आ जाएंगे आंसर। सॉल्व कर लेना इसको, बड़ा ही सिंपल था भाई, ये स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा इसने? फिर से एक कार्बोनेट वाला आ गया, जरा देखो भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम का मतलब क्या होता है? CaO। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 20 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब होता है CaCO3। जरा देखिए मेरे बच्चों, इधर देखो, मैंने क्या करा कि CaCO3, ठीक है, जब मैं इसको हीट करूंगा, हमने देखा कि सर ये तो ऐसा कार्बोनेट है जिसको हीट करने पर ये ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हां, बिल्कुल वैसा ही सोचा आपने और बिल्कुल सही सोचा। CO सॉलिड और प्लस के आप लिखोगे क्या यहां पर? CO2, और ये हो गई गैस हमारे पास। बड़ा सिंपल था। अब जरा देखो, मुझे क्या पता है कि इस स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन से कि 1 मोल देगा। ठीक है, आप एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लो, आंसर आपके पास आ ही जाएगा। क्या कहोगे?
क्या करोगे आप जरा देखो। आप देखोगे कैसे भाई कि सर आज हमें पता लग गया वेट ऑफ, देखो टोटल वेट जो दे रखा है वो 200 किलोग्राम है, समझिएगा 200 किलोग्राम है। और यदि मुझे वेट ऑफ CaCO3 निकालना पड़े तो सर इस 200 का 95% मैंने निकाला, और जब हम 95% निकालेंगे तो 95 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 100 से डिवाइड करेंगे। बड़ा सिंपल है, क्या करें, करना पड़ेगा। और टिंग 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 ऐसे कर दिया हमने। तो हमारे पास कितना आया भाई, हमारे पास आ गया है ये 190 किलोग्राम। कितना आया, 190 किलोग्राम। अब जरा देखो आपके पास वेट जो आया है वो कितना आया है, 190 किलोग्राम। आप लोग मोलर मास जानते हो क्या होता है भाई, 44 ग्राम पर मोल। अगर आप मोल निकालना चाहो ना, आप मोल निकालना चाहो तो कैसे करोगे, इधर देखो मोल का फॉर्मूला होगा सर, एक काम कर लीजिए आप, एक काम कर लीजिए कि गिवन मास बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा लो। लेकिन यहां पर मास तो हम ग्राम में रखते थे तो वैल्यू मोल में आती थी, अगर किलोग्राम में रखेंगे तो वैल्यू किस में आएगी और क्या होगा। तो जरा देखो अगर आप यहां पर वेट को किलोग्राम में रखोगे तो वैल्यू आपके पास किलो मोल में आएगी। किस में आएगी, किलो मोल में। तो मैंने यहां पर 190 बाय 44 का हूं इसका, तो बेटा सॉरी 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 मेरा पेन बड़ा गलत चलता है भाई, ये कभी कभी इधर हटो, इधर जय तो 100 होता है भाई, 100 ग्राम पर मोल, सॉरी भाई। तो यहां पर आप क्या लिखोगे भाई, यहां पर आप लिखोगे बेटा जी 100 ग्राम पर मोल, और वैल्यू आएगी आपके पास 1.9 किलो मोल आए हैं। इस बार मोल नहीं आए, किलो मोल आए हैं। अब जरा देखो हमें पता है मैथमेटिकल इक्वेशन कहती है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट उसकी अमाउंट आपके लिमिटिंग रेंज पर डिपेंड करती है, और क्योंकि रिएक्शन में रिएजेंट सिर्फ एक ही है तो वही लिमिटिंग रेंज हुआ, वही सब कुछ हुआ उसके लिए। तो आप क्या कहोगे कि भाई हम कहेंगे कि यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो मोल, क्योंकि रिएक्शन को अब हम किलो मोल में चलाएंगे भाई, 1 किलो मोल CaCO3 हीट करने पर 1 किलो मोल CaO देता है, ठीक है। और बेटा 1.9 किलो मोल के लिए कितने किलो मोल चाहिए भाई, कितने मोल बनेंगे। तो आप कहोगे भाई, आप लोग कहोगे बच्चों कि सर 1.9 किलो मोल CaCO3 gives 1.9 किलो मोल ऑफ CaO। आपको क्या हो गया, कैल्शियम के किलो मोल पता लग गए हैं। आपको वेट कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे भाई, वेट का फॉर्मूला होगा मोल इंटू में मोलर मास, यानी जहां पर मोल है वहां पर आप किलो मोल रखोगे 1.9, मोलर मास इसका आएगा 56। आप वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो जो मास आएगा वो आएगा किलोग्राम में। और ये आंसर आप चैट बॉक्स में बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट था भाई, ठीक है। तो आज के लिए ये जो आज हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग रेजेंट और कार्बोनेट वाले क्वेश्चन चलेंगे जो बहुत बार परसेंटेज प्योरिटी वाले पूछे जाते हैं, ठीक है भाई, इनके इर्द गिर्द चलेगी। अब ये वो क्वेश्चन आ गया है, ये वो क्वेश्चन आ गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आईटी एडवांस में एक बार आया था, आप चेक करोगे गूगल भी करोगे तो वहां मिल जाएगा। वैल्यू हो सकती है चेंज हो, लेकिन इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसने बोला है कि 40 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड CaCO3 इज जेंटली हीटेड, अच्छा, और हीटिंग दिस सैंपल प्रोड्यूसेस 2.24 लीटर ऑफ CO2 एंड STP, ये बात भी ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ CaCO3 इन दैट सैंपल। प्लीज समझिएगा, प्लीज समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने आपको एक ही अप्रोच बताई है, क्या थी वो, सर पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक मिक्सचर मान लेना। क्या मानोगे, आप कहोगे सर यहां पर हमने मिक्सचर मान लिया। मिक्सचर में कौन कौन है, आप कहोगे सर Na2CO3 और CaCO3। आप लोगों को मैंने एक बात बताई है, बताओ पहला क्वेश्चन मैं आपसे क्या करूंगा कि इन दोनों कार्बोनेट में से कौन सा कार्बोनेट डिकम्पोज होगा। आप कहोगे सर Na2CO3 डिकम्पोज नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा।
और जब ये डिकम्पोज होगा तो हम कहेंगे कि CaCO3 को हीट करने पर यहां पर CaO सॉलिड प्लस के CO2 गैस बनेगी कि नहीं बनेगी? बहुत मजा आया सर, बन गई। जब कॉन्सेप्ट हम सीख गए, ओहो आईटी एडवांस में आया था क्या, चेक कर लेना, कसम है तुम्हें आज, ठीक है? इधर देख ला, इधर देखो, इधर यहां लिखा नहीं है मैंने आईटी एडवांस, लेकिन आया था ये, मैं फिर से बोल रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो। अब यहां पर इसने कहा कि मेरे पास 2.24 लीटर ऑफ CO2 थी एसटीपी पर, यानी भाई हमें ना एक तरीके से इसके मोल फाइंड करने हैं CO2 के, और इसकी जो वॉल्यूम दे रखी है वो दे रखी है कितनी, वो दे रखी है कितनी, 2.24 लीटर दे रखी है। कहां पर? एट एसटीपी। आपको याद होगा एसटीपी पर एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम में और मोल में रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, बोलो ना भाई, वॉल्यूम बराबर 22.4 इंटू में एन, जानते हैं कि नहीं? आपको यस सर, ये बात हम जानते हैं। तो जरा देखो यार, अगर मैं इस वॉल्यूम की जगह पर 2.24 पुट कर दूं और 22.4 एज इट इज लिखूं और मैं यहां पर एन सॉल्व करूं, तो भाई जे पॉइंट हटाओ 10 लेके आओ, जे पॉइंट हटाओ, एक के बाद 2 जीरो लेके आओ, जे कट गया फुल, एक जीरो से एक गुल, और मोल मेरे पास आएंगे 0.1 मोल। भाई गजब बात हो गई, 0.1 मोल आ गया मेरे पास। तो ओह सर, मोल आया है 0.1 मोल। अब हम क्या करेंगे, ये CO2 के मोल को, स्टोइकियोमेट्री को देखते हुए हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कैलकुलेट कर लेंगे भाई रिलेटिवली। मैंने देखा कि सर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ CaCO3, ऐसा हमने पढ़ा। और यहां पर कितने मोल है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.01। क्या लिखेंगे सर? 0.1 मोल CO2 को आने के लिए मेरे पास 0.1 मोल ऑफ CaCO3 आए कि नहीं आए? कैल्शियम कार्बोनेट की मोल्स आपको झक्की झलक दिख गई, यानी झलक दिख जा हो गया। तो जरा देखो क्या होगा। यहां पर आप क्या करोगे भाई, आप लोग देखोगे कि सर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल हमें पता लग गए हैं, हमें इसका वेट निकालना है, और वो हम टोटल मास में से घटाएंगे तो हमारे पास इसका मास आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, ये बात तो तुम समझदार हो गए। तो मैंने वेट ऑफ CaCO3 निकालने के लिए मेरे पास मोल इंटू में मोलर मास वाला फॉर्मूला है मेरे तस्कर में, तो मैंने यहां पर 0.1 इंटू में 100 कर दिया, तो क्या मेरे पास 10 ग्राम आ गया? बोलो यार। आपको सर बिल्कुल सही। मिक्सचर का टोटल मास कितना था? 40 ग्राम। देख लो टोटल वेट कितना था? 40 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट उसमें कितना है? 10 ग्राम। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी हो CaCO3 की, तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ CaCO3 अपॉन में टोटल वेट इंटू में 100। जाओ चेक कर लेना, और अब सोच लेना कि कौन तुम्हारा क्वेश्चन गलत कर सकता है, अगर आईटी जेई में आए या फिर एडवांस में आए। अब बताना मुझे तुम कौन गलत कर सकता है भाई? कोई गलत नहीं कर सकता। अब तुम प्रो खिलाड़ी हो चुके हो बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट के। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्या कहा इसने? सर 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट was heated to a constant weight till 0.96 gram residue formed by mass of MgCO3 in sample। इसने पूछा है कि जो MgCO3 है उसका मास परसेंटेज क्या था लास्ट वाले जो भी आपके पास सैंपल था उसमें। बड़ा सिंपल है। पहले आप ये देखिए, क्या ये दोनों के दोनों कार्बोनेट गर्म करने पर डिकम्पोज होंगे? आप कहोगे सर इस बार तो दोनों के दोनों कार्बोनेट गर्म करने पर डिकम्पोज हो गए। तो जरा देखो आप लोगों को क्या करना है कि मान लीजिए कि एक तरफ मेरे पास CaCO3 था और ये मैंने गर्म किया, ये भी सॉलिड होता है, और CaO ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भाग जाएगी इस बार गैस की फॉर्म में, राइट। अगली बार देखो, अगर मैं उसी टाइम पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूं तो MgCO3 जो सॉलिड होगा, इसको जब मैं गर्म करूंगा तो ये MgO सॉलिड और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि भाग जाएगी।
अब जरा देखो, प्लीज समझने की कोशिश करना, इन दोनों का टोटल मास कितना दिया है? इन टोटल का मास दे रखा है मिक्सचर में 1.84। अगर मैं एक को x ग्राम मान लूं, प्लीज समझिएगा, एक को x ग्राम मान लूं तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? 1.84 माइनस के x ग्राम मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? बोलो बोलो। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो। अच्छा, जब हमारे पास कोई भी अमाउंट होती है और कोई रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री लेवल पे चलती है तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अमाउंट हो उसको कन्वर्ट कर लेना मोल में। कैसे कन्वर्ट कर लोगे? मोल में। तो आप लोग क्या करोगे जरा देखो, सबसे पहला काम होगा कि सर अगर मैं मोल निकालना चाहूं कैल्शियम कार्बोनेट के तो मैं मोल कहूंगा कि मोल्स ऑफ CaCO3 बराबर होंगे वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3। अब जरा देखो, वेट इसका कितना था वो हमने x माना है, मोलर मास कितना हो जाएगा? 100। तो मैंने 100 मोल मान लिए किसके? सॉरी, x बाय 100 कितने हो गए मोल मेरे पास? कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए, राइट। अब मुझे मोल निकालने हैं किसके भाई? मैग्नीशियम कार्बोनेट के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि सर मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट बराबर होगा वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। वेट कितना था बेटा जिसका टोटल? सर 100, 1.84 माइनस के एक्स। तो यहां पर मैं मानूंगा 1.84 माइनस के एक्स, और मैं आपको बता दूं मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास आप कैलकुलेट करना। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। सॉल्व करोगे तो 84 आएगा, सॉल्व करोगे तो 84 आ जाएगा। ये मोल हो गए, दोनों के मोल आ गए बेटा। अब जरा देखो रेसिड्यू कौन बचा होगा जब इसका हम कंप्लीट डिकम्पोजिशन करेंगे। जब हम कंप्लीट डिकम्पोजिशन करेंगे तो ओवरऑल ये वाला चला गया होगा, गैस निकल के भाग गई होगी। रेसिड्यू में तो ये दोनों ही आएंगे ना भाई, रेसिड्यू में तो ये दोनों ही आएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक तरीके से हमें कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास निकालना है, और मास को निकालने के बाद उनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इसके बराबर रख देना है कि जो रेसिड्यू का वेट था वो 0.96 है। उसके बाद आपके पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, फिर परसेंटेज निकल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे भाई, जरा देखो कैसे भाई। आप लोग क्या करेंगे, पहले आप कहोगे कि सर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म होगा तो वो 1 मोल CaO का बनाएगा। लेकिन हमारे पास इसके कितने मोल थे? x बाय 100। तो x बाय 100 मोल जो होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के वो बराबर हो जाएंगे x बाय 100 मोल ऑफ CaO के। यानी एक तरीके से हमारे पास CaO के मोल आ गए हैं। दूसरी तरफ ये क्या कह रहा था भाई कि सर हमारे पास ये था कि 1 मोल MgCO3, ध्यान से देख लो अभी दोबारा से, MgCO3 कितने मोल दे रहा है इसके? 1 मोल। तो यहां पर आप क्या लिखोगे सर? 1 मोल MgCO3 गिव्स 1 मोल ऑफ MgO, और भाई 1 मोल इतने दे रहा है, और इसके मोल है हमारे पास कितने कि 1.84 माइनस के x बाय 84 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट बराबर होंगे 1.84 माइनस x बाय 84 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जरा देखो बेटा, इसके भी मोल आ गए, उसके भी मोल आ गए, क्यों ना हम इसका वेट निकाल लें? बोलो बोलो। आपको सर बिल्कुल, वेट का फॉर्मूला क्या है कि वेट ऑफ CaCO3 बराबर, सॉरी अलग पेन लेते हैं पहले तो, कि वेट ऑफ CaO बराबर होगा सर इसके मोल इंटू में इसका मोलर मास। अब मोल मेरे पास इसके कितने हो गए? x बाय 100। मोलर मास कितना होगा CaO का? हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का 16 है, कैल्शियम का 40 है, तो आप यहां पर बनाओगे 56, राइट। और यहां पर जब आप निकालोगे वेट ऑफ MgO का, तो आप निकालोगे कि वेट ऑफ MgO बराबर होगा किसके? इसके मोल इंटू में मोलर मास, और मोल की जगह पर क्या रखोगे? 1.84 माइनस के x डिवाइड इंटू में डिवाइड बाय 84, ऐसे इसके मोल आ जाएंगे। राइट और रॉन्ग? आपको सर बात तो ठीक कह रहे हो आप, 1.84 माइनस के x कर लेना, डिवाइड बाय 84 कर लेना, ठीक है। और मैं इसका जब मोलर मास लूंगा, मैं इसका जब मोलर मास लूंगा
तो यहां पर मोलर मास मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 40 होता है, 40 मैग्नीज का 24, ऑक्सीजन का 16, तो आप 40 पुट कर देना। अब जरा देखो रेसिड्यू, तो रेसिड्यू मतलब बचे हुए भाग तो यही थे ना भाई। जब आप लोग क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का कंप्लीट डिकम्पोजिशन करोगे तो ये तो कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएंगे, CO2 निकलकर बाहर भाग जाएगी, बचा क्या रह जाएगा? ये सॉलिड पार्ट, ये सॉलिड पार्ट, और जिसको हम क्या कहेंगे? रेसिड्यू। तो हमने क्या काम करा कि इन दोनों के मास को जोड़ दिया। हमने क्या जोड़ा कि भाई 56x/100, ठीक है, प्लस 1.84 माइनस x/84 इंटू में यहां पर 40, ठीक है भाई, और बराबर जो टोटल वेट था रेसिड्यू का वो कितना था? वो था सर 0.96। तो यहां पर आप रखोगे 0.96 और यहां से आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। यहां पर क्या करोगे आप? x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास जब x की वैल्यू आएगी तो आगे आप क्या करोगे? आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास परसेंटेज। उस वैल्यू को आप क्या करोगे बेटा? x की वैल्यू जो आप सॉल्व करोगे ना, मैं भी आपको हिंट नहीं दूंगा, x की वैल्यू बेसिकली यहां पर आएगी 0.84 आएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसके बाद का क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा वो बच्चा कमेंट बॉक्स में अपना नाम मेंशन करेगा, फिर मैं उसी के नाम से क्वेश्चन बनाऊंगा, उसी से पूछूंगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम ले लोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इधर चल देना। मैं यहां पर बता देता हूं कि x की वैल्यू आएगी 0.84, और जब आप 0.84 ले आएंगे उसके बाद हे राम आप लोग मास आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1 ग्राम, ठीक है। आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100, ठीक है भाई। अब आप लोगों को मैं कसम दे रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री की, यह क्वेश्चन आपको करना भी है, इसका आंसर भी मेंशन करना है, वैल्यू में बता चुका हूं, ठीक है भाई, कंफर्म करने के लिए। और जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर छोड़ना, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था ये, बस थोड़ा कैलकुलेशन है डीप, बाकी अगर करना चाहो तो मैं कर दूंगा, ठीक है भाई। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग ही करो इसको। आगे बढ़ो भाई। आगे हमारे पास क्या दे रखा है? एज्यूमिंग कंप्लीट डिकम्पोजिशन द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एट STP ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेट, और एटॉमिक मास दे रखा है बेरियम कार्बोनेट का कितना? 137। भाई साहब गजब बात हो गई रही। क्या करोगे इसके लिए आप लोग कि सर ये कार्बोनेट तो वो है जो गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाएगा, और जब ये डिकम्पोज होगा तो ये तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और यहां पर क्या बनाएगा? BaO सॉलिड और प्लस के CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताइए इसका जो वेट है वो क्या दे रखा है? सर 9.85 ग्राम दिया है। आप लोगों को पिछले साल से मैं यही बात समझाता आ रहा हूं कि कोई भी अमाउंट दे रखी हो, चाहे वो मास में हो, चाहे वो नंबर ऑफ पार्टिकल में हो, उसको किस में कन्वर्ट करोगे? सर मोल में। समझ में आ गया हमें? तो आप लोगों जब इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट। गिवन मास हमारे पास है कितना? 9.85। मोलर मास तुम्हें कैलकुलेट करना है। मोलर मास कैलकुलेट करोगे किसका? बेरियम कार्बोनेट का। तो मैं आपको बता दूं कि मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए बेरियम कार्बोनेट के लिए क्या करोगे कि सर इसके अंदर एक बेरियम है तो 1 इंटू में बेरियम, एक कार्बन है तो 1 इंटू में कार्बन, और 3 ऑक्सीजन है 3 इंटू में O। तो बेरियम की जगह पर कितना आएगा? दिया हुआ है क्वेश्चन में 137, प्लस कार्बन की जगह पर क्या आएगा? 12, ऑक्सीजन की जगह पर कितना आएगा? 16। सोल्व करोगे 137 और 12 कितना हो जाएगा भाई? 149, प्लस के ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 16 48 होता है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? बोलो। आप कहोगे सर यह आएगा 197। कितना आया ये? 197। अब जरा देखो, मैंने यहां पर लिख दिया भाई 197, तो ये मेरे पास क्या आ गए?
मोल आ गए हैं बेरियम कार्बोनेट के, और मुझे निकालना है CO2 की वॉल्यूम। तो आप लोग क्या करोगे भाई, स्टोक्योमेट्री क्या कहती है कि यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1 मोल BaCO3 जब कंप्लीट डिकम्पोज होता है तो 1 मोल CO2 बनती है। बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा देखो मेरे पास कितने मोल हैं, 9.85। 9.85 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलो बोलो। आप कहोगे सर इसको ऐसा कर लो कि ये वैल्यू जाएगी नीचे 100 आएगा, ठीक है, नीचे 100 आएगा। तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो कि ये आपके सामने वैसे भी 2 टाइम्स हो जाएगी, 1 जा और 2 जा, 1/2। तो आप मुझे बताइए 0.04, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरे पास आई है 0.5 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट, या इसको 1/2 भी कह सकता हूं भाई मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कहने में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, ओहो ओहो, नहीं नहीं, एक काम करो भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मेरे बच्चों। 9.85 डिवाइड बाय 197, 197। हां, अब जरा देखो, अगर मैं यहां से एक पॉइंट हटा दूं तो यहां पर मेरे पास कितना आएगा, 100, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखोगे ये 985 को ऐसे समझना कि 197 एक 0 मैंने इसमें ले ली और एक 10 मैंने ऐसे ले लिया, तो ये 1 जा और ये 2 जा, 21/20 होगा, और ये बराबर आएगा 0.05 के बराबर। और रिएक्शन कहती है कि 1 मोल बेरियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो 1 मोल CO2 बनेगी। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 0.05 मोल जब बेरियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा बेटा, तो हमारे पास 0.05 मोल ऑफ CO2 बनेगी। ध्यान रखना ये बात। अब हमारे पास CO2 के मोल आ गए 0.05, ठीक है, या 1/20। आप लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है CO2 की एट STP। क्या करोगे इसके लिए, आपको एक ही तो तरीका बताया था। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी फॉर्मूला और मोल निकालना हो, हमें किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो, तो हमारे पास पता है कि एट STP पर हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा हम लोग, आप कहोगे सर वॉल्यूम बराबर 22.4 इंटू में n लीटर होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, बात तो सही कह रहे हो। अब मुझे बताओ वॉल्यूम बराबर 22.4 इंटू में n की जगह पर क्या रखूंगा, सर 0.05 रख लो, मजा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है रख दो, इस पॉइंट को हटा दो सर, इधर हमारे पास कितना आएगा 100। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। तो आप देखोगे 5 बन जा 5, 520 जा फलाना डिमकाना, ठीक है भाई। सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1.12 लीटर आएगा मेरे बच्चों, और करेक्ट आंसर आएगा आपके पास 1.12 लीटर। कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, आप कहोगे सर A4 अनारकली में दिया है, तो इसी को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सारे क्वेश्चन चाहे वो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्बोनेट से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्बोनेट के इंप्योर सैंपल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पास कई सारे कार्बोनेटिक मिक्सचर से रिलेटेड हो, अरे हर एक क्वेश्चन को तुम कर लोगे, मेरी गारंटी है ये, मतलब मुझे विश्वास है कि तुम करोगे। बट तुम्हें प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चन मैंने आज होमवर्क के लिए दिए गए हैं वो आप करेंगे, और जिन जिन का करेक्ट आंसर आएगा बेटा, वो सारे के सारे बच्चे अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ये मैं आपको बोल देता हूं। अब जरा देखिए भाई, ओ भाई साहब, एक क्वांटिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ पीस ऑफ मार्बल, कौन सा मार्बल होगा ये, अरे ये वो वही मार्बल जो तुम्हारे कमरों में होता है, और उस मार्बल को हम बोलते हैं लाइमस्टोन। उसका फार्मूला होता है क्या, सर CaCO3, अलग से पेन में लिख देता हूं यहां पर, CaCO3 कहेंगे इसको। अब इसने कहा was put into excess of dilute HCl when the reaction was completed 1120 सेंटीमीटर क्यूब। याद करो मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ml of CO2 was obtained at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। देखो 0 डिग्री सेल्सियस या 1 atm या 273 केल्विन या 1 atm का मतलब होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन द मार्बल इज, ये पूछा है। तो जरा देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले बताता हूं,
आप लोग ये बात जानते हो कि सर अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराता हूं HCl के साथ और यहां पर CaCl2 बना, प्लस के CO2 बनी और प्लस के वाटर भी बना। एक बात उसने क्लियरली बोली है, ध्यान से देखना, एक बात उसने क्लियर यूज किया है, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl का मतलब क्या हुआ कि HCl को उसने लार्ज अमाउंट में यूज किया है और लिमिटिंग रिएजेंट वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया आपके पास? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसने बोला है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसकी स्टोक्योमेट्री से रिलेशन बनेगा बाकी सभी प्रोडक्ट की स्टोक्योमेट्री से। राइट, अब आप समझिएगा, जब मेरे पास CO2 की बात आएगी, CO2 एक गैस है, यहां पर स्टोक्योमेट्री 1 है, तो मैं क्यों ना एक काम कर लूं कि एक तरीके से CO2 के मोल कैलकुलेट कर लूं। मुझे पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ CO2 दी हुई है मुझे कहां पर, STB पर, वो दे रखी है कितनी, 1120 ml। सेंटीमीटर क्यूब को मैंने ml मान लिया भाई। ठीक है, अब जरा देखो, और मैं फॉर्मूला क्या जानता हूं भाई, मैं फॉर्मूला जानता हूं मेरे बच्चों, मैं फॉर्मूला जानता हूं कि वी नो दैट अगर मुझे ml में फॉर्मूला लिखना हो मोल और वॉल्यूम में, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा V इक्वल्स टू 22400 इंटू में n, और ये होता है ml में। अगर मैं वॉल्यूम को रख दूंगा 1120 इक्वल्स टू 2240, ठीक है भाई, तो जरा देखो भाई, ओहो हाँ ठीक है, तो 00 तो इंटू में कितना आ जाएगा भाई, इंटू में मेरे पास कितना आएगा, बोलो बोलो। आप कहोगे सर ये हो गया हमारे पास n, और n की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे जरा देखो क्या होगा, यहां पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 जा 2 जा 0, n की वैल्यू कितनी आई, 1/20 यानी 0.05 आई की नहीं आई, बोलो सर। सही बात है, मोल आ गए हमारे पास 0.05 मोल। अब जरा देखो, यहां पर स्टोक्योमेट्री 1 है, यहां पर स्टोक्योमेट्री 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ CO2 comes from 1 mole of CaCO3। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और आप देखोगे भाई, अगर मेरे पास 0.05 मोल थे CO2 के, तो मैं यहां पर लिखूंगा 0.05 मोल ऑफ CO2 comes from 0.05 मोल ऑफ CaCO3। अब जरा देखो बेटा, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए हैं, मुझे बस अब वेट निकालना है, और वेट के लिए क्या करूंगा मैं, मोल इंटू में मोलर मास, सिंपल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैंने क्या काम करा, यहां पर वेट निकालने के लिए मोल इंटू में मोलर मास, ये फॉर्मूला लगाया, मोल 0.05 थे, मोलर मास 100 था, 5 ग्राम आंसर आ गया। आप जरा देखो, टोटल वेट सैंपल में कितना था लाइमस्टोन का, 10 ग्राम, उसमें एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट का रियल मास कितना था, 5 ग्राम। परसेंटेज निकालो, कैसे निकालोगे, इधर देखो कैसे निकालोगे सर। अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का वेट परसेंटेज निकालना हो, तो मैं लिखूंगा कि वेट ऑफ CaCO3 प्लस टोटल वेट इंटू में 100। ये मेरे पास 5 था, ये 10 था, इधर 100 था, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मेरे पास कितना आया, 50% आया। बोलो क्या ये क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, 50% C4 चेन्नई को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब जरा देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। आज के लेक्चर में मोटा मोटा हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट की एप्लीकेशन पढ़ी, कौन से रिएक्टेंट को किस रिएक्टेंट की कितनी जरूरत पड़ती है ये पढ़ी। अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया तो उसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट के अमाउंट कैसे निकालते हैं ये पता लग गया, या अगर प्रोडक्ट की अमाउंट दे रखी है तो उसकी हेल्प से हम रिएक्टेंट के अमाउंट कैसे निकालते हैं ये पता लग गया। और साथ ही साथ हमने वो कार्बोनेट वाले क्वेश्चन किए जो आईटी एडवांस में आए हुए हैं। जैसे कैसे कि भाई एक मिक्सचर होता है, उसमें अलग अलग कार्बोनेट हैं, उनको हीट करो, हीट करने के बाद कुछ कार्बोनेट वहीं के वहीं रह जाएंगे, कुछ कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएंगे, राइट। या मैंने ऐसे क्वेश्चन भी किए जहां पर दोनों ही कार्बोनेट डिकम्पोज हो गए, उनकी वजह से रेसिड्यू का अमाउंट बताइए। तो आई होप, मैं ये मान के चलता हूं
और मैं आप लोगों पे ट्रस्ट भी करता हूं, बस आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको सही में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को जितना मैंने होमवर्क दिया है वो सारे के सारे होमवर्क में सारे के सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, साथ ही साथ जिन जिनको लेक्चर बढ़िया से समझ में आया, जो तो आप लिखते ही हो ही, लेकिन साथ ही साथ अपना नाम जरूर मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है भाई, तो चलिए भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बेटा जी, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।